गुड मॉर्निंग गाइड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 3 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर है 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? आंसर है चौथा। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है उन्नति हुड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? आंसर है सेहत योजना। स्पीतक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है टाटा पावर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना को भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। तो मैंने आपको 3 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर यानी कि 4 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी लंदन एंड ऑप्शन डी पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर जो है ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट और जिसका नाम क्या है द जेट को लॉन्च करेगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो दुबई की फर्म है द जेट जीरो इमिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। तो फ्रेंड्स, जो दुबई शहर है ये है यूएई कंट्री में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो आइए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है ये है अबू धाबी। करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी की नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी सचिन जायसवाल, ऑप्शन सी संजीव रंजन एंड ऑप्शन डी विनीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज पांडे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। तो भारत सरकार ने पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और जो जनरल मनोज पांडे हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल सीपी यानी कि चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेंगे। और यहाँ पे बात हुई है इंडियन आर्मी की। तो आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो तोरगिया महोत्सव 2022 जो है ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरगा महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है।
और इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण छा ना छम है, जो भिक्षुओं के द्वारा छो ग्याल याप और यम सा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। तो यहाँ पे बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये है ईटानगर, मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार ने डिजिटल करेंसी से इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाएगी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30%। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाएगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने बजट 2022 के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं और इनमें से एक है डिजिटल करेंसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी और यह ब्लॉकचेन आधारित करेंसी होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा है कि ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा और ये 2022-23 की शुरुआत में जारी की जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। और इस बजट में ये बताया गया है कि डिजिटल वर्चुअल एसेट पर 30% का कर लगेगा और वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में एंड ऑप्शन डी गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में। तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है ये केरल स्टेट में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ग्राफीन की। तो आइए जान लेते हैं कि ग्राफीन होता क्या है। तो जो ग्राफीन है ये दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, साथ ही ये सबसे पतला पदार्थ है और ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता और रासायनिक स्थिरता होती है और ये पारदर्शी है और ये वजन में हल्का है और इसका जो सतह क्षेत्र है ये बड़ा है। तो ग्राफीन में इंडियम को रिप्लेस करने की क्षमता होती है और ये कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड की लागत को कम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? केरल में। और ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा ये पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिस्टिक्स के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम की 4 बजे और डेली करंट अफेयर वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत की किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिजड़िया, ऑप्शन बी बखिरा, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत के गुजरात के खिजड़िया और उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो आइए अब हम रामसर स्थल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो रामसर साइटें ये वेटलैंड्स हैं, यानी कि नमी या दलदल वाली भूमि वाला क्षेत्र है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया है और रामसर जो है ये ईरान में स्थित वह स्थान है जहां पर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है और एक नेशनल वेटलैंड डेकाडल चेंज एटलस को जारी किया गया है। तो गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य की नई रामसर साइट
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषणा के साथ भारत में अब टोटल 49 रामसर साइटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन बी आलोक कुमार, ऑप्शन सी वीरेंद्र पठानिया एंड ऑप्शन डी MR कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी MR कुमार। तो LIC के फिर से अध्यक्ष बने हैं MR कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई में और फिर से चेयरमैन बने हैं LIC के MR कुमार। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए PM सहायता, ऑप्शन बी PM डिवाइन, ऑप्शन सी PM प्रेरणा एंड ऑप्शन डी PM उत्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी PM डिवाइन। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए PM डिवाइन पहल को शुरू किया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन की घोषणा की है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि PM डिवाइन को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा और इस नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। और यह आवंटन PM गति शक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं की फंडिंग के लिए है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए GAV रेड्डी, ऑप्शन बी सुमित कुमार, ऑप्शन सी गौरव सिंह एंड ऑप्शन डी शिव कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए GAV रेड्डी। तो केंद्र सरकार ने रक्षा खुफिया एजेंसी के लिए प्रमुख के रूप में GAV रेड्डी को नियुक्त किया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन्होंने KJS ढिल्लो का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आकाश कंसल, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन एंड ऑप्शन डी विवेक चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आकाश कंसल के द्वारा। तो आपको याद रखना है, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ बुक को लिखा है आकाश कंसल ने। तो प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल के द्वारा लिखी यह पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। तो यह पुस्तक भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है और इस पुस्तक को IIT कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोह में से एक में से लॉन्च किया गया है। और 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं, जो कि इस पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी TSMC एंड ऑप्शन डी ब्रॉडकॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सैमसंग। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बनी है सैमसंग कंपनी। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है। तो सेमीकंडक्टर एक खास तरह का पदार्थ होता है और इसमें विद्युत के सुचालक और कुचालक के गुण होते हैं और ये विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती हैं और इनका निर्माण सिलिकॉन से होता है और इसमें कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिलाया जाता है ताकि फ्रेंड्स सुचालक के गुणों में बदलाव लाया जा सके और इससे इसके वांछनीय गुणों का विकास होता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके विद्युत सर्किट चिप बनाया जाता है। तो अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में
दुनिया की चिप मेकर बन गई है सैमसंग कंपनी। तो फ्रेंड्स आइए इस रिपोर्ट में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है सैमसंग, सेकंड पर है इंटेल और थर्ड पर है एसके हाइनिक्स। तो यहाँ पे बात हुई है सैमसंग की। तो सैमसंग कंपनी का मुख्यालय है सुवनसी, जो कहाँ पे है, दक्षिण कोरिया में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक हैं ली ब्यूंग चुल और सैमसंग की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1969 में। और जो सैमसंग के सीईओ हैं इनका नाम है किम ह्यून सुक और किम की नाम और कोहो डोंग जिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। प्रतिष्ठित लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार के लिए किस भारतीय को ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश भूपति, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑप्शन डी रमेश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को। तो प्रतिष्ठित लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जो कि भारतीय हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय भाला फेंक स्टार हैं नीरज चोपड़ा। इनको प्रतिष्ठित लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इनके साथ टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानो और सिमोन बाइल्स समेत 6 खिलाड़ी इस कैटेगरी में शामिल हैं। और ये पुरस्कार अप्रैल में एक वर्चुअल समारोह के जरिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में 4 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।